चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं, मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस का लगभग एज है ना, एकदम चरम सीमा है। मोनोटोनिसिटी इज बेसिकली यूज्ड टू स्टडी द टर्निंग ऑफ द कर्व्स। इसका नाम मोनोटोनिसिटी, तो मोनो माने सिंगल, टोन माने दिशा, एक साइड, सिटी, तो वन साइडेडनेस का जो स्टडी है दैट इज द मोनोटोनिसिटी। तो टर्निंग ऑफ द कर्व से बेसिकली रिलेटेड है, सही है ना। मोनोटोनिक फंक्शन क्या है? वो फंक्शन विच आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन देयर एंटायर डोमेन, दे आर सेड टू बी मोनोटोनिक फंक्शन। जैसे y इज इक्वल्स टू ई की पावर x, याद है y इज इक्वल्स टू ई की पावर x ऐसा है कि आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो फंक्शन भी बढ़ता जाएगा, तो कैसा है? इंक्रीजिंग है। y इज इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस हाफ, याद है अगर बेस 1 से छोटा था तो फंक्शन ऐसा था, तो x को बढ़ाने पर हमेशा ही घटता जा रहा था, तो कैसा है? डिक्रीजिंग है ना। तो वो फंक्शन जो हमेशा ही इंक्रीजिंग या हमेशा ही डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक फंक्शन है, सही है। तो एक छोटा सा वर्ड आएगा, नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन देयर डोमेन। तो ऐसे फंक्शन जैसे साइन, याद है कभी बढ़ा कभी घटा, कभी बढ़ा कभी घटा, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग कभी इंक्रीजिंग, तो कैसा फंक्शन है? नॉन मोनोटोनिक है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ तक घटा और फिर बढ़ा, तो ऐसे फंक्शन जो कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस, दे आर कॉल्ड नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। और मोनोटोनिक फंक्शन कौन है? जो हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग है, सही है। अच्छा, अगर मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, किसी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी की बात की जाती, तो देखो अगर मान लो कोई एक फंक्शन इंक्रीजिंग है एट x इज इक्वल्स टू ए, तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। मैं इंक्रीजिंग के लिए बार बार ऐसा वर्ड लिखूंगा, है ना, मैं पूरा ना लिखकर थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा, तो आप भी थोड़ा सा ऐसे लिखने की आदत डालें। सेड टू बी इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल्स टू ए। अगर x इज इक्वल्स टू ए पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो देखो a के आगे कौन होता है? a प्लस एच। ए के पीछे कौन होता है? a माइनस एच। तो यहां वाली जो वैल्यू है, माने f ऑफ a प्लस एच ग्रेटर देन होना चाहिए f ऑफ a से, और f ऑफ a ग्रेटर देन होना चाहिए f ऑफ a माइनस एच से। तो अगर ये इससे बड़ा है और ये वाला इससे बड़ा है, तो फंक्शन क्या कहा जाता है? इंक्रीजिंग कहा जाता है एट x इज इक्वल्स टू a पर। ये सबसे फंडामेंटल तरीका है, हम और भी तरीके पढ़ेंगे, बट ये सबसे बढ़िया तरीका है किसी पॉइंट पर फंक्शन को बताने का। x इज इक्वल्स टू b, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज सेड टू बी। देखो मैं डिक्रीजिंग के लिए ऐसे लिखा करूंगा, है ना, डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल्स टू b, x इज इक्वल्स टू b पर वो डिक्रीजिंग कहलाएगा यदि ये जो b से थोड़ा आगे, अच्छा ये जो h है ना भैया, ये बहुत स्मॉल वाला, वही इनफाइनाइटली स्मॉल, इतना छोटा जितना छोटा आप अज्यूम कर सकते हैं वैल्यू है, तो b प्लस एच, यहां कौन? b माइनस एच। तो अगर f ऑफ b माइनस एच f ऑफ b से बड़ा है, f ऑफ b प्लस एच से बड़ा है, तो फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू बी कैसा कहलाता है? एट x इज इक्वल्स टू बी फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाता है। बहुत आसान सी बातें हैं, ये थोड़ा सा एक फंडामेंटल इंट्रोडक्शन है मोनोटोनिसिटी का, कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट वाली वैल्यू अपने पीछे वाली वैल्यू से बड़ी और आगे वाली से छोटी है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। सेम b पर, तो दोनों बातों को याद रखें और ऐसे ही लिख कर चलें, लिखेगा इन्हें। देखिए मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, ये अपने को थोड़ा ध्यान से समझना है, बस यही पूरा चैप्टर है, यही सारी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंक्रीजिंग है, अगर मान लो दो पॉइंट हो x1 और x2, अच्छा ये x1 x2 बहुत पास हैं बट हमने थोड़ा दूर इसलिए दिखाया है, तो फॉर अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स
is said to be increasing if, अगर मान लीजिए x2 x1 से बड़ा है तो x2 पर आई हुई वैल्यू, जो x2 पर हमारी वैल्यू आई है f ऑफ x2, अगर वो भी f ऑफ x1 की वैल्यू से बड़ी है, माने f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कहा जाता है। इतनी सी बात है, सही है ना। अब देखो इस बात का फायदा क्या है, इस बात को बढ़िया कैसे करा जाए। अच्छा ऐसे करा जाता है कि x2 माइनस x1 डेल्टा x कैसा है, पॉजिटिव। ये क्या है, y2 माइनस y1, तो डेल्टा y भी कैसा है, पॉजिटिव। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी कैसा, ग्रेटर देन 0। स्मॉलर चेंजेस के लिए अगर मैं x2 को इसके बहुत पास लेकर आऊं और इन्फाइनाइटली स्मॉल वाले पॉइंट्स के लिए यही सारा प्रोसीजर फॉलो करूं, तो भैया यही तो क्या कहलाता है, dy बाई dx ग्रेटर देन 0। अब आराम से समझना, dy बाई dx क्या है, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो अगर किसी फंक्शन के लिए f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, खत्म, बस और कुछ भी नहीं। फॉर एंटायर डोमेन एक छोटी सी बात और लिखकर चलेंगे, नोट बनाकर मेरे साथ साथ। अगर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल, अगर वो इंटरवल नहीं बनाता है, देन f डैश ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो यहां ग्रेटर देन 0 है, मैंने इक्वालिटी लगाई, बट इक्वालिटी एक इंटरवल फॉर्म नहीं करनी चाहिए, केवल इंस्टेंट के लिए हो। इंक्रीजिंग फंक्शन माने इक्वालिटी होल्ड्स फॉर इंस्टेंट। अगर इक्वालिटी केवल इंस्टेंट के लिए है, सही है ना। मैं एक छोटी सी चीज और करता हूं, पहले मैं आपको इसी चीज के लिए डिक्रीजिंग के लिए बताता हूं। फॉर अ फंक्शन एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग, एक साथ दोनों बातों को पैरेलल समझेंगे, बढ़िया से याद करेंगे। अगर मान लो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर मान लीजिए हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, तो अगर मान लो ये x1 है और ये x2 है, तो x2 इज ग्रेटर देन x1, लेकिन f ऑफ x2 और f ऑफ x1 के रिश्ते, दैट इंप्लाई f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1 फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। माने अगर x2 तो x1 से बड़ा था, बट x2 वाली वैल्यू x1 वाली वैल्यू से छोटी हो गई, तो घटा होगा फंक्शन, डिक्रीजिंग। अब दोबारा एक साथ देखते हैं, फिर लिखेंगे। अगर x1 और x2 का रिश्ता ऐसा है कि भैया x2 x1 से बड़ा और f ऑफ x2 वाली वैल्यू भी f ऑफ x1 वाली से बड़ी है, तो फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग। अगर x2 x1 से बड़ा है बट x2 वाली वैल्यू x1 वाली वैल्यू से छोटी हो गई, तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। x2 छोटे चेंजेस के लिए डेल्टा x पॉजिटिव, बट डेल्टा y तो नेगेटिव हुआ, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी नेगेटिव। फॉर बहुत छोटे चेंजेस dy बाई dx कैसा, लेस देन 0 फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर दोबारा मैं छोटा सा नोट लिखूंगा, इफ f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 does not form an interval, then f dash of x less than equal to 0 किसके लिए यूज होता है, डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए, डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए। मोनोटोनिसिटी बस यही है, खत्म, सही है ना। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए f डैश ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है हमेशा, फॉर एंटायर डोमेन, लिख लो जी साथ साथ अब भैया, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर f डैश ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर एंटायर डोमेन, तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। लिखें इस बात को, देखिए, माने अगर f डैश ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमेशा हमेशा के लिए,
इक्वालिटी इंस्टेंट के लिए होनी चाहिए, लगातार नहीं, 1 पॉइंट पर, 2 पर, 3 पर, 100 पर, लगातार नहीं। तो फंक्शन कैसा है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तीनों सेम बातें हैं। एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो, हमेशा हमेशा के लिए, इक्वालिटी होल्ड्स फॉर एन इंस्टेंट ओनली, तो फंक्शन हमेशा कैसा है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तीनों सेम बातें हैं, सही है ना? तो पूरी कंडीशन क्या है? इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, इक्वालिटी होल्ड्स फॉर एन इंस्टेंट एंड इक्वालिटी डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल। लिखकर चलें, यही दोनों बातें हैं। इसको फर्स्ट बनाएं और इसको सेकंड बनाएं और लिखें सारे को। देखो, जैसे अगर मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, अब इसके लिए एफ डैश एक्स किसके बराबर है? 3x स्क्वायर के बराबर, हमेशा पॉजिटिव है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग, वैसे भी एफ एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, हमेशा बढ़ता जा रहा है। अगर मान लीजिए एफ डैश ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यार स्क्वायर है तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 2 पर होता है, बस पॉइंट पर, इंटरवल में नहीं होता। नहीं होता तो इसका मतलब फंक्शन अभी भी कैसा है? इंक्रीजिंग है, या इसी को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहें, या इसी को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहें। तो अगर किसी फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स सिंपली पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 है तो सिंपली फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। बस इतनी सी बात है, सही है ना? लिखें इसको। कुछ एक छोटे छोटे नोट्स लिखेंगे जो अपने बड़े काम के हैं, कुछ एक छोटे छोटे नोट लिखेंगे अपन। नोट्स, फर्स्ट वन, we talk of the monotonicity at x is equals to a if x is equals to a lies in the domain of f of x without any consideration of continuity or differentiability। माने हम मोनोटोनिसिटी की बात बिना इस बात की कंसिडरेशन की कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, हम तो केवल मोनोटोनिसिटी की बात करते हैं अगर पॉइंट उसके डोमेन में है। माने अगर मान लीजिए फंक्शन ऐसा है, लाइक दिस, ये x इज इक्वल टू a है, तो मैंने क्या बताया? अगर a के पहले वाली वैल्यू से a वाली वैल्यू बड़ी और उसके बाद वाली से छोटी है तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है एट x इज इक्वल टू a। अगर मान लो फंक्शन ऐसा है, अगर a वाली वैल्यू अपने बाद वाली वैल्यू से बड़ी और अपने पीछे वाली वैल्यू से छोटी है तो फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है एट x इज इक्वल टू a। बस छोटी छोटी सी बातें हैं, सही है ना? माने अपन इस बात का कंसिडरेशन करते ही नहीं है कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है तो बताने के लिए वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। जैसे अच्छा कंटिन्यूटी, अगर मान लीजिए ऐसा होता, ये मान लो जी x इज इक्वल टू a है। मैं इसलिए बातें बता रहा हूँ कि हमने अभी अभी करा कि f डैश ऑफ x, तो यार f डैश ऑफ x वाली बातें तभी ना करूँगे जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, है ना? अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो और तरीके हैं, चेक कर कर देख कर बताएंगे कि फंक्शन कैसा है, सही है ना? तो x इज इक्वल टू a पर, अब देखो a से पहले वाली वैल्यू से a वाली वैल्यू बड़ी और अपने आगे वाली से कैसी है? छोटी है। याद करो, अगर फंक्शन की वैल्यू अपने आगे वाली से छोटी, पीछे वाली से बड़ी है तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है एट x इज इक्वल टू a। अरे बात समझ में आती है? अगर मान लीजिए ऐसा है, अगर मान लीजिए फंक्शन इस तरह का है, अगर इस तरह से बना, अब देखो
ये तो नॉन डिफरेंशिएबल था, ये तो नॉन डिफरेंशिएबल था, वर्टिकल टेंजेंट आ रही थी। लेकिन x इज इक्वल्स टू a पर जो वैल्यू है वो आगे वाली से छोटी पीछे वाली से बड़ी, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है एट x इज इक्वल्स टू a। मैं आपको ये बता रहा हूं कि विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम मोनोटोनिसिटी की जब बात करेंगे तो सिंपल ही करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा होता, अब देखो a वाली जो वैल्यू है वो अब पीछे वाली से भी बड़ी आगे वाली से भी बड़ी, ऐसा नहीं होना था। इंक्रीजिंग के लिए आगे वाली से छोटी पीछे वाली से बड़ी, डिक्रीजिंग के लिए पीछे वाली से छोटी आगे वाली से बड़ी, यहाँ तो दोनों से बड़ी हो गई, तो कैसा है, नॉन मोनोटोनिक कहेंगे। सही है ना कि x इज इक्वल्स टू a पर कैसा है, नॉन मोनोटोनिक है। तो विदाउट द कंसिडरेशन या विदाउट taking the consideration of the behavior of the function, whether it is continuous, discontinuous, differentiable, non differentiable, we simply talk of the monotonicity। सही है, लिखिएगा इसको। सेकेंड वन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस, देखिए ऐसे फंक्शन जो डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग तो है। देखो x1 से लेकर x2 में यहाँ f डैश ऑफ x कैसा हो गया, 0, एक इंटरवल में, तो इंक्रीजिंग तो नहीं बचे, बट इनके लिए क्या वर्ड यूज करा जाता है, नॉन डिक्रीजिंग। ऐसे ही नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे हैं, ऐसे फंक्शन जो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, माने यहां से आए, अब देखो x1 से लेकर x2 के बीच में f डैश ऑफ x कैसा हो गया, 0। तो अगर एक इंटरवल में f डैश x 0 है तो घटता हुआ फंक्शन डिक्रीजिंग तो नहीं कहलाएगा, बट क्या नाम रखा जाएगा उसका, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इन्हें भी याद रखें, लिखें इसको। नेक्स्ट थर्ड वन, इफ एट x इज इक्वल्स टू a f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, then still the function may be increasing or decreasing। ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर f डैश ऑफ x 0 भी हो जाए बट इंटरवल फॉर्म ना हो तो भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हुआ करते हैं। फोर्थ वन, इफ fx, मैं ये इंक्रीजिंग के लिए लिख रहा हूं, द सेम विल बी वैलिड फॉर डिक्रीजिंग ऑल्सो, है ना। तो मैं चलो डिक्रीजिंग के लिए लिख देता हूं, इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, है ना, फॉर एक्स ग्रेटर देन ए एंड डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, फॉर एक्स लेस देन ए, माने अगर एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन ए के लिए भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है और एक्स लेस देन ए के लिए भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो एफ एक्स is said to be decreasing or increasing at x is equals to a। तो x is equals to a पर भी वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ही कहा जाता है, प्रोवाइडेड fx is continuous at x is equals to a। माने अगर वो x इज इक्वल्स टू ए पर कंटिन्यूस दिया है तो ही उसको कहा जाता है। जैसे अगर मान लो मैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1 के बारे में बात करता, तो हालांकि देखो इसका ये x इज इक्वल्स टू 1 है ना, ये 1 है, 1 तो इसके डोमेन में है ही नहीं। 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखूंगा तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखूंगा तो 0, तो इस तरह का ग्राफ है इसका। अगर आप इसके लिए f डैश ऑफ x निकालते तो माइनस का 1/x माइनस 1 स्क्वायर हमेशा लेस देन 0 है। अगर f डैश x हमेशा लेस देन 0 है तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। अब देखो 1 से पहले भी घटता है, 1 के बाद भी हमेशा घटता है, तो फंक्शन हमेशा ही कैसा है, डिक्रीजिंग है, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। या अगर मैं इसे बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो इन सब बातों को बात केवल तभी किया जाता है जब वो पर्टिकुलर पॉइंट अपने डोमेन में हो, दैट्स इट। ठीक है ना, लिखें इसको। फिफ्थ वन, इफ एफ एक्स इज
monotonic at x is equals to a, then x is equals to a cannot be the point of extremum. पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम कहा जाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा को। हालांकि इस बात को हम अगले चैप्टर में जानेंगे कि अगर पॉइंट x इज इक्वल टू ए मोनोटोनिसिटी का पॉइंट था तो वहां पर फिर मैक्सिमा या मिनिमा की बात नहीं होगी, है ना। तो इस बात को थोड़ा सा और आगे जानेंगे। 6th वन लिखते हैं, पॉइंट नंबर 6 लिखते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट्स, इसको हेडिंग बनाकर लिखें, पॉइंट्स वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इन द डोमेन। हमारे काम का है पॉइंट नंबर 7, क्रिटिकल पॉइंट्स। आज के बाद इसके बारे में भी खूब बातें हुआ करेंगी, ठीक है ना। ये क्रिटिकल पॉइंट्स, ये भी अपने को बहुत बहुत अच्छे से याद रखना है। द पॉइंट्स इन द डोमेन वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 और फेल्स टू एग्जिस्ट। अब ये बड़ा प्यारी चीज़ है, फेल्स टू एग्जिस्ट। अब सारी कैलकुलस बस इतनी पढ़ी थी हमने, है ना। ये सारी बातें आ गई हैं। 0 होना, स्टेशनरी पॉइंट भी इसके अंदर आ गए। फेल्स टू एग्जिस्ट आपको पता है किस किस कारण से होता है। अब सारे कारण आ गए हैं भाई साहब। फेल्स टू एग्जिस्ट होने के जितने भी कारण थे वो हम सारे के सारे कारण पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, वर्टिकल टेंजेंट, डिसकंटिन्यूटी। बस फेल्स टू एग्जिस्ट होने के यही कारण है। या तो फंक्शन क्या है वहां पर डिसकंटिन्यूअस है, या तो नॉन डिफरेंशिएबल है, और या तो वहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट है। यहाँ शार्प कॉर्नर होता है, यहाँ आपने देखा है कि कर्व, ये डिसकंटिन्यूटी तो दूर से नज़र आती है, ठीक है ना। ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स बट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स आर नॉट स्टेशनरी पॉइंट, ऐसे भी समझ के चलना है। तो इन बातों को लिखें, इन्हीं के बारे में यूज़ करके कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, लिखेगा इन सब बातों को।